गुड मॉर्निंग। तो मॉलिक्यूलर का टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट में आपको आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये सब चीजें। तो जेनेटिक्स, जो प्योर जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, वहीं पे हम आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको हम दिखाते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जो है ज्यादा समय ना लगे आपका। आप वीडियो के साथ बैठे रहिएगा किताब लेकर के, जैसे आपने मॉलिक्यूलर में किया। आप बहुत लोगों ने बताया बहुत ज्यादा फायदा हुआ था उससे, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते रहिए। तो 3 चैप्टर्स के टेस्ट हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। एनिमल किंगडम आपको प्रिपेयर है, कई बार टेस्ट हो चुका है। ये मैं बना रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है ना। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा आज तो मैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज का बनाऊंगा, नहीं तो फिर उसको हम टेस्ट के बाद बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले बात, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है बाबू। दूसरी बात क्या है? नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिससे जीन का ट्रांसफर जो होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। एक और वर्ड आता है इससे, इसको हेरिडिटी आपने सुना होगा। तो हेरिडिटी की भी इससे मिलता जुलता ही होता है। मींस वो जो प्रोसेस है उसको इनहेरिटेंस कह रहे हैं, वो जो पाथवे है ना, पाथवे जिससे ये सब ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम हेरिडिटी नाम देते हैं। और उस इनहेरिटेंस से, उस कैरेक्टर के पास होने से जो बदलाव आते हैं, मतलब जो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, तो जो मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट कर रहे हैं और जो बच्चा पैदा हो रहा है उनके अंदर कुछ पेरेंट से मिलता जुलता रिजेंबल भी करेगा और कुछ चीजें बदलाव भी नजर आएंगी। तो वो जो बदलाव है उनको हम कहते हैं वेरिएशन। और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरिएशन, जो कि एसेक्सुअल में आपको उतना देखने को नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो वेरिएशन समझ में आ गया आपको, इनहेरिटेंस आ गया, हेरिडिटी आ गया, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब तो हम ये पढ़ेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है बाबू। हमको मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ना है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ना है, ठीक है ना। और सेक्स डिटरमिनेशन में मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में। हम लोग ये जो पार्ट 1 होगा, 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं वीडियो ये, तो ये पार्ट 1 में इसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, मैं इतना कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा, और मैं फिर आपके सामने लेके आया हूं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड सीरीज का तीसरा चैप्टर। पहला चैप्टर था आपका प्लांट एनाटॉमी, दूसरा चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफी अच्छा लाइक, काफी अच्छा व्यू, काफी अच्छा उसको मींस कमेंट वगैरह गया है। तो मैंने सोचा कि अब हर चैप्टर का ही बना देते हैं। अगर आप लोग नहीं देखते तो नहीं बनाते, फायदा क्या होगा? मुझे थोड़ी बैठ के देखना है ना, फिर कोचिंग के स्टाफ बैठ के देखेंगे, बैठ देख के ना आप लोग को है, ठीक है ना। ओके, और चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं हम लोग। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट से सम अदर एनिमल? ठीक है ना, हाथी का बच्चा हमेशा हाथी जैसा ही क्यों होता है? और व्हाई ए मैंगो सीड हमेशा, मगर मैंगो सीड आप बोते हो तो हमेशा मैंगो प्लांट ही क्यों निकलता है? तो कभी आपने सोचा है, गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है ना, और डू दे शो डिफरेंसेस? जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे पैदा होते हैं या फिर जो आने वाली नई जनरेशन है, उसको हम प्रोजेनी कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ध्यान समझना, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग या बेबी, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो भी उसका इंडिविजुअल है, जो पुराने जनरेशन से आया हुआ है, वही ऑफस्प्रिंग है, वही प्रोजेनी है। तो वही कह रहा है कि वो सेम भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स? सिबलिंग मतलब क्या होता है बाबू? देखो इतने वर्ड्स आ गए। सिबलिंग्स मतलब कि आपके छोटे भाई बहन जो है उसको सिबलिंग्स कहते हैं। तो ये सिबलिंग नहीं है बाबू, सिबलिंग्स है, याद रखेंगे इसको। और समटाइम्स इवन सो डिफरेंस, यार देखा गया है हमारी जो, जैसे मेरा भाई जो है अश्विनी, वो मेरे से काफी सिमिलर लगता है। तो जब फोटो डालता हूँ तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, अरे सर ये तो जुड़वा है। तो मेरे से सिमिलर है थोड़ा सा, लेकिन डिफरेंसेस भी काफी हैं। तो वही कह रहा है, कभी आपने सोचा है कि आपके जो सिबलिंग्स होते हैं आपके जैसे क्यों दिखते हैं? कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? चलिए, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics। तो ये सब बातें जो हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो सिमिलरिटीज हैं, तो ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करता है इस सब चीजों को, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि जीन से रिलेटेड, जीन क्या है? डीएनए का एक पार्ट है जो प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन बनाएगा, जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन के फॉर्म में, तो वो जीन है, ठीक है ना। जैसे क्रोमोसोम है,
बोलो यस। डीएनए है उस पे, बोलो यस। उसके अंदर जीन है, बोलो यस। तो जीन से रिलेटेड हम कुछ भी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस, किससे डील करता है? इनहेरिटेंस से, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, देखो यहां से इनहेरिटेंस का डेफिनेशन दिया है, कितना सुंदर सा, याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेना इसको। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस लाइन को, दूसरे कलर से अंडरलाइन करना कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। याद रखना, इनहेरिटेंस is the basis, स्टेटमेंट वाले एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन बनेंगे यहां से, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, चीजों को कुछ कुछ याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये सब भिन्नता जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों वर्ड में, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में। इसलिए आप बस इतना समझिए कि हेरिडिटी जो है उसका बेसिस कौन है? इनहेरिटेंस है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या होता था? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, उसी तरह से याद रखेंगे। वेरिएशन क्या है? देखो तीनों को डिफाइन यहाँ पे, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक प्रोजेनी जो है, एक बच्चा है, वो अपने पिता से, माता से किस तरह से डिफरेंस शो कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं वेरिएशन बोल देते हैं। गॉट इट? ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 से लेकर के 1000 बिफोर क्राइस्ट दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, हम लोग पहले से जानते थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट बनते हैं, दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, फिर फ्यूजन होता है, इसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। क्योंकि जैसे अगर कोई एक प्लांट है, उससे एक नया प्लांट जनरेट होता है तो सिमिलर उसी प्लांट की तरह दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल वगैरह में एक प्लांट, मतलब अगर हम बात करें, हम पॉलिनेशन की बात नहीं कर रहे, पॉलिनेशन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई प्लांट है, उसका एक पार्ट निकाल के आपने मिट्टी में डाल दिया और नया प्लांट जनरेट हो गया, तो एकदम वो प्लांट सिमिलर होगा उसी की तरह, है कि नहीं? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंसेस हमको वेरिएशन शो नहीं देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब दो पेरेंट्स होंगे तो दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे और वहां हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहेंगे, और वहां पे आपको वेरिएशन देखने को ही मिलेगा। चलिए, they exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters। याद रखना इस बात को, मैं समझाता हूं आपको अच्छे से लैंग्वेज में इसको, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। तो सिर्फ रीड करके नहीं निकलना है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि बहुत पहले जब मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, मींस बहुत पहले, उस समय भी क्या हम सबको पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं। तो अगर वहां पे ये होता था कि जो मेल था, जैसे मान लो कि मेल है, फीमेल है, आपस में कॉपुलेशन करते हैं, नया बच्चा पैदा हो गया, तो इनको पता था कि अगर हम मेल और फीमेल, बढ़िया मेल और फीमेल का कॉपुलेशन कराएं तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी। यानी कि दो प्लांट का आपस में, तो प्लांट का तो मतलब उतना नहीं करा सकते थे, उस समय कुछ था नहीं, तो वो मान लो कोई गाय है, उसको अगर हम इलाइट बुल से करवाएं तो गाय का जो बच्चा होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो दूध बढ़िया देगा, है कि नहीं? ये सब बातें हैं, है कि नहीं बाबू? समझना इस बात का। तो वही ये कह रहा है कि ध्यान से देखो क्या लिखा है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। जो नेचुरली था, वाइल्ड मतलब वही, मतलब जो जानवर थे, वाइल्ड पॉपुलेशन का मतलब ये होता है जो हमारे घरेलू यूज में नहीं है, ये मतलब जो नेचुरली थे, इसको ये समझो, ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट पॉसेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स। यानी कि हमने देखा कि एक पौधा है, उस मतलब कि देखो ध्यान से, एक पौधा है, सेम स्पीसीज होना चाहिए, आपको पता है, पॉपुलेशन के लिए या फिर मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? इंट्रा स्पेसिफिक होता है। याद रखना इस बात को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज इंट्रा स्पेसिफिक, सेम स्पीसीज के बीच होगा। तो हमने देखा कि स्पीसीज सेम है। मान लो मैंने बताया था एग्जांपल आपको रेजर पाइन का, जब इकोलॉजी बताया था, उसमें बताया था कि डिफरेंट रेंज में जो डिफरेंट प्लांट होते थे, राउल्फिया और मिटेरिया का, उसमें इसमें कुछ और मात्रा होता था रेजर पाइन का, इसमें कुछ और, इसमें और, डिपेंड ऑन
एनवायरमेंटल फैक्टर। तो स्पीसीज सेम है, तो हमने देखा गया कि मान लो दो प्लांट है, दोनों का स्पीसीज सेम है, लेकिन एक प्लांट क्या है बहुत अच्छा फल दे रहा है, दूसरा उतना अच्छा नहीं दे रहा है। तो हम जब क्रॉस करवाएंगे तो अच्छे वाले का करवाएंगे, ताकि जो उसकी प्रोजनी आए, अगला जो प्लांट हो, जो सीड हो, वो अच्छा वाला हो। समझ रहे ना? तो वही कह रहा है डिजायरेबल कैरेक्टर का इनको ज्ञात था। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स बाबू, सेम स्पीसीज के डिफरेंट जो जैसे बैक्टीरिया में स्ट्रेन होते हैं, ऐसे गाय भैंस में हम ब्रीड कहते हैं। साहिवाल काऊ इन पंजाब, ठीक है ना? तो ये भी क्या है, एक डिजायरेबल कैरेक्टर से बनाई गई, मतलब जबरदस्ती का इन द सेंस ह्यूमंस के नॉलेज से बनाई गई मतलब लैब में नहीं बनाई गई है। मींस जो इसके लिए मेल लिया गया होगा, फीमेल लिया होगा, उसको चुनाव करके बढ़िया मतलब इलाइट लिया होगा, मतलब जो क्वालिटी वाले रहे होंगे उनको क्रॉस करवाया गया होगा। Okay, we must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena। मतलब जो हमारे ancestors रहे होंगे, ये सब करवाए रहे होंगे, उन लोग तो ऊपर से नॉलेज था कि ऐसा होता है, लेकिन उसका अंदर का मैकेनिज्म क्या है ये किसी को पक्का पता नहीं रहा होगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? चलिए, अब आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पहले वो इंसान थे जो ये सब के बारे में खोजबीन करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक लाइन। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, क्वेश्चन अलर्ट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मिड 19th सेंचुरी, दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब आप लोग कचरा कर देते हैं, ये सब क्वेश्चन बेस्ड पढ़ा करिए। और किस पे किया था? नॉर्मल पी नहीं बाबू, गार्डन पी। और ये मतलब कि नॉर्मल पी मतलब अगर ऑप्शन में पी दे दे और गार्डन पी दे दे तो हम क्या मारेंगे? ठीक, गार्डन पी। तो हम इसको, आपको पता है, पाइसन सैटाइवम कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। और इनका 7 साल में एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने, 1856 से लेकर के 1863 तक, एंड प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने इनहेरिटेंस के कुछ नियम बनाए, ठीक है। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक, यानी कि उसमें स्टैटिस्टिक का यूज किया गया और मैथमेटिक्स का यूज किया गया, ठीक है ना, टू प्रॉब्लम वेर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बायोलॉजी की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया गया, ठीक है ना, बहुत बवाल हुआ था बाबू उस समय। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसको समझना है हमको। लार्ज सैंपलिंग साइज क्यों? यहां पे देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, एक एक वर्ड इसलिए मैं बता रहा हूं। लार्ज सैंपलिंग साइज से मतलब ये है, जैसे हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, आप लैब में कभी अगर गए होगे लाइफ में, तो हम देखते हो कम से कम बहुत ज्यादा रीडिंग लेते, जितना ज्यादा आप रीडिंग लोगे, अब उसकी जो मीन वैल्यू निकालोगे, हमारे पास एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी सही होने की, है कि नहीं? बोलो यस। तो जितना ज्यादा सैंपलिंग साइज रहेगा उतनी ही हमारी एक्यूरेसी, यानी कि उतना ही उसको सही डेटा हमको मिलेगा। तो लार्ज सैंपलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड, यानी कि एक्यूरेसी ज्यादा मिली। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated idea। मतलब कि क्या है कि इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया उससे नए नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? नए नियम। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, नहीं, एकदम इतना भयानक उन्होंने काम किया 7 सालों तक, इतने डाटा उन्होंने इकट्ठा किए कि पूरा का पूरा उन्होंने एक नियम बना दिया, कई सारे नियम बना दिए। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट, यानी कि जो उन्होंने गार्डन पी प्लांट जो मतलब अपने बगीचे में उन्होंने उगाया था, उन्होंने हमेशा 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, कि मतलब एक जैसे कि अगर राउंड सीड है तो उसके अपोजिट वाला रिंकल, तो ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग एकदम अपोजिट ट्रेट लिया था। चलिए
Example, tall or dwarf plant, yellow or green seed. This allow him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inheritance in them. बहुत समझने की जरूरत नहीं है, चलिए हम आगे आते हैं मुद्दे पे। देखिए, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। चलिए इसके बाद हम पहले में समझते हैं जो ये फिगर दिया हुआ है, ध्यान से लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है ये, और मतलब अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली बात आप समझिए कि कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मैं कहूं कलर एक कैरेक्टर है, ध्यान समझना, कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर क्या है। मैंने कहा कैरेक्टर एक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कलर इज व्हाट, कलर इज अ कैरेक्टर। कलर क्या है बाबू, ये एक कैरेक्टर है। गोरा और काला उसके ट्रेट है, ध्यान समझना। मैंने कहा लंबाई, मैंने कहा हाइट, हाइट क्या है, कैरेक्टर है। मैंने कहा टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या है, ट्रेट है। तो सबसे पहले बात, कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर जरूर समझिएगा। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर का यूज किया। कितने कैरेक्टर्स का यूज किया, याद रखना, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं वही क्वेश्चंस हैं। 7 कैरेक्टर्स का यूज इन्होंने किया। और देखो 7 में से ये इस दोनों, हर एक कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट थे, यानी कि 14 ट्रेट्स। वो भी उन्होंने कहा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कैसा, कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब एक दूसरे के क्या अपोजिट है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया उन्होंने। तो 7 कैरेक्टर की स्टडी करी और 14 ट्रेट्स। तो सीड शेप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें राउंड था, रिंकल्ड था। अगर सीड कलर की बात करते हैं तो येलो था, ग्रीन था। फ्लावर कलर की बात करते हैं तो वायलेट था, व्हाइट था। पॉड शेप, जिसमें मटर का दाना रहता है, जो पॉड होता है, उसको बोला गया फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि एकदम सीधा, या तो मुड़ा उड़ा, उलझा हुआ। मींस उलझा हुआ नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा रिंकल कह सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड कह सकते हैं। पॉड कलर ग्रीन हुआ और येलो हुआ, ठीक है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, यानी कि फ्लावर जो है बाबू, ये एक्सिस, देखो ध्यान से, एक्सिस पे अगल बगल निकले हुए हैं, या तो लास्ट में टर्मिनल पे जाके निकले हुए हैं। तो फ्लावर पोजीशन का एक्सियल या तो टर्मिनल, और स्टेम की हाइट लंबी या ड्वार्फ। तो ये 7 कैरेक्टर लिए थे इन्होंने। सीड शेप, देखो सीड से रिलेटेड बता दे, सीड, अभी मैं आपको एक इसमें ट्रिक दूंगा जिससे आप बता सकते कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव, ठीक है। चलिए, तो सीड का शेप लिया, सीड कलर लिया, फ्लावर कलर लिया, ठीक है। पॉड शेप, पॉड कलर, याद रखना। पॉड का हाइट, पॉड की लंबाई नहीं लिया था, याद रखना। पॉड का दो कैरेक्टर लिया, पॉड का शेप, पॉड का कलर। फ्लावर का पोजीशन, स्टेम की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या इसमें से कौन सा ट्रेट उन्होंने नहीं लिया था, कौन सा इसमें से कैरेक्टर नहीं लिया था। तो अच्छे से इसको ध्यान से इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। चलिए, यहां पे लिखा है 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी 14, याद रखेंगे इसको। मेंडल conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding pea lines. A true breeding line is one that, having undergone continuous self pollination, shows that स्टेबल ट्रेट, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। 2 टर्म यहाँ पे आए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और आया है, उसके बाद क्या आया है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। दो देखिए होता क्या है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब कि जैसे एक, पहले ये समझो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने से सेल्फ पॉलिनेशन कराना मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। पहली बात तो ये है कि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए हम अपने, मान लो कि ये स्टिग्मा, ये फीमेल फ्लावर है, इसके ऊपर हम मेल का जो पोलन छिड़केंगे स्टिग्मा पे, वो अपने हिसाब से छिड़केंगे। मींस हम अपने हाथ से करवा रहे हैं सब कुछ, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट। अब देखिए हुआ क्या, मतलब डिजायरेबल है, यही है। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि एक प्लांट है,
एक मेल है, फीमेल फ्लावर है, दोनों आपस में क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। उसके बाद अगला जनरेशन में आया, अगले जनरेशन में उसी से मेल और फीमेल पैदा हुए, फिर उनका आपस में कराया गया, फिर अगला जनरेशन आया, उन्हीं से, कोई बाहरी किसी और ब्रीड को, किसी और वेरिएशन वाले को नहीं ला रहे हैं। इसी को बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो उसका डेफिनेशन समझिएगा कि हैविंग अंडरगोन कॉन्टिन्यूअस सेल फॉर्मेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। मेंडल selected 14 true breeding pea plant variety, कितने वैरायटी? 14, as pairs which were similar except for one character which contrasting trait. Some of the, मतलब सब कुछ सिमिलर होता था, बस एक ट्रेट जो था वो अलग होता था। Some of the contrasting traits selected were smooth और wrinkled seed, ठीक है ना, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड को इसने फुल यूज किया है। और देखो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है जो कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है ना। और पता है आपको यहाँ पे स्मूथ लिखा है लेकिन ऊपर कहीं स्मूथ नहीं लिखा था, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसने राउंड को स्मूथ लिख दिया भाई। राउंड को क्या लिख दिया? स्मूथ। तो बाबू स्मूथ आ गया, तो मत कहना आउट ऑफ एनसीईआरटी है। और क्या फुल, यहाँ फुल को इन्फ्लेटेड भी लिखा था। क्या लिखा था? इन्फ्लेटेड। तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। चलिए नेक्स्ट। डोमिनेंट और रिसेसिव का जो कॉन्सेप्ट है अभी हम आपको बताएंगे, तब इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों ये क्लियर नहीं हो रहा है? सही है, चलिए। एक सेकेंड, चलिए क्लियर है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। यही सब चीजें हैं जो ऑफलाइन को कभी भी, ऑफलाइन की बात अलग होती है यार। चलिए जब तक खुल रहा है तब तक, अब देखिए मैं कुछ बात कर लूं इसमें आपसे। जैसे यार कई बच्चे रोग आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ, ये कर दिए होते हम, ऐसे हो गया होता। अब समझ में आ रहा है चीजें, उनको गहराई समझ में आ रही है। जब उनको लग रहा है कि अब नंबर नहीं आ रहा है, मैं सबसे स्टूडेंट से पीछे चला जा रहा हूँ, ये सब। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सुना होगा पेशेंस। पेशेंस का नाम सुना है आपने? अब देखो जो हो गया उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। जो हो गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जो चला गया खत्म कहानी। लेकिन जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। मतलब प्रेजेंट में आप जो काम करेंगे फ्यूचर उसी हिसाब से होगा, ये सिंपल सी बात है। पता है ना ये बात, ठीक है ना। मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों को समझाना चाह रहा हूं जो मुझे मैसेज करते हैं, रोते हैं या फिर डिप्रेस होते हैं, कहते हैं सर मन करता है सुसाइड करने, ये सब। तो मैं आपको बता दूं यार, जिंदगी क्या डॉक्टर बनने के लिए है बस? ऐसा होता तो हर घर में 10-10 डॉक्टर होते हैं, तो होता है क्या ऐसा? तो अपने गांव में देखो मुश्किल से 1-2 डॉक्टर होंगे जो सरकारी होंगे, एमबीबीएस के होंगे, देखे हो। तो यानी कि तुमको पता है चांस बहुत कम है, तुम यहाँ ट्राई करने आए हो। और अगर तुमने मन से ट्राई ही नहीं करा है पूरे 1 साल तक, तो फिर रोना किस बात का भाई? रोना तो उसको चाहिए जो पूरा मन के घिस के एकदम 12 महीने पढ़ा होगा, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा आगे चल के। रोना तो उनको चाहिए ना, अपनी किस्मत पे, अपने नसीब पे। मतलब जो मान लो अब एक ही ट्राई में हार नहीं मानना है, 2-3 ट्राई दीजिए कम से कम। मान लीजिए, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाँकने फेंकने वाला काम नहीं करता हूँ। देखो कभी भी इससे नहीं डिसाइड होगा कि हाँ जो ज्यादा नंबर पा रहे हैं टेस्ट में उनका ज्यादा चांस है कि हो जाएगा, लेकिन जो कम नंबर पा रहे हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल चांस नहीं कि नहीं होगा, ठीक है ना बाबू। उनके घर देखो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, याद रखना इस बात। और जिसपे वो मेहरबान हो जाएंगे ना, आंसर दिखेगा आपको ऐसे ही पेपर में, से बता रहा हूँ। तो आप लोग लास्ट मोमेंट तक, देखिए मैं जादू टोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लास्ट मोमेंट तक हार मत मानिए, पॉजिटिव बने रहिए, एकदम एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है ना। एकदम ऑप्टिमिस्टिक, एकदम पॉजिटिव सोचिए, कुछ भी हो सकता है यार।
एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉलो करो, 360 ऐसे ही रखा हुआ है एकदम। अभी भी देखो कितने 2-2.5 महीने एकदम आराम से हैं, अभी भी रखा हुआ है, समझो 2.5 महीने है एनसीईआरटी बायोलॉजी रखा हुआ, 2 बायोलॉजी है पतली पतली, सारा मैं चैप्टर करा रहा हूँ, और फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं करा रहा हूँ, अब देखिए टेस्ट के हिसाब से चल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेस्ट के हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको देखना नीट के लिए ही है। तो देखो 720 में से 360 आप ला सकते हो बायोलॉजी से ही, और अगर 100 नंबर उधर से उठा लिए बाबू 560 हो गए ऐसे ही। तो देखो कुछ भी हो सकता है। मैं कौन होता हूं तो पेपर ऐसा आ जाए एकदम, मतलब जो पढ़े हुए हो तुम, जो तुम कहा था वही दिखे सब ऐसे पेपर में। तो हार नहीं मानना है, ठीक है ना। और बिल्कुल भी जो कोई भी ये बंदा बंदी या फिर बंदे जो भी कह रहे हो तुमसे, जो भी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, या तो भगवान जी आके कह रहे हो कि तुम्हारा नहीं होगा, तो मत मानो इस बात को, ठीक है ना। टेस्ट होता है कंसिस्टेंसी के लिए, कि तुम पढ़ रहे हो घर पे, हर टॉपिक तैयार कर रहे हो बस, ठीक है ना। टेस्ट दो, तैयार हो ना हो, टेस्ट दो, आके बैठो 3 घंटा एकदम अच्छे से रगड़ो अपने आप को, यही काम आएगा वहां पे चल के, ठीक है ना। चलिए, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। 1 नंबर के आप लोग नालायक हैं, सुसाइड कर लेंगे। मन तो किया पहुंच जाए घर उनके। अरे ये क्या खुल रहा है। ये करप्ट हो चुका है क्या। ओके, पॉज करके दूसरा फाइल ले आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मतलब कि एक कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करवाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक जीन का कहानी हम देखेंगे यहाँ पे। He collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate plant of the first hybrid generation. This generation is also called the filial one progeny or the F1. Mendel observed that all the F1 progeny plant were tall like one of its parent, none were dwarf. कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। इन्होंने क्या करवाया, एक प्लांट लिया, ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्लांट लिया, ठीक है। चलिए कलाकारी करेंगे तो टाइम लग जाएगा। एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, क्या लिया, टॉल प्लांट, और एक क्या लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया। क्या लिया बाबू, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं ये पेरेंट 1 था, ये पेरेंट 2 था, ठीक है। तो इसको हम बोले पेरेंटल जनरेशन। क्या बोले, पेरेंटल जनरेशन। इनका क्रॉस कराया गया, तो देखो क्या था, इनका जो जीन था टी और स्मॉल टी, सॉरी ये टॉल थे ना, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान से देखना। ये जो मैंने कहा टी और कैपिटल टी, इसे हम कहते हैं क्या, ये जीन है। क्या है बाबू, जीन है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसमें सिंगल चीजों को लेके चलेंगे तो हम कहते हैं एलील्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एलील्स बोल दिया। चलिए अब देखिए क्या है कि अब हुआ क्रॉस, तो पनेट स्क्वायर मेथड करते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसका, यहाँ पे टी रखिए, यहाँ पे टी रखिए, इनको यहाँ रख दीजिए। अब देखिए क्या मिला, टी 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 टी, यानी कि सारे क्या मिले आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल, सब यही मिल गए, यानी कि सब टॉल मिले। क्या मिले, सब टॉल।
चलिए अब यहाँ पे हम डोमिनेंट और रिसेसिव का ध्यान देंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर एक भी कैपिटल टॉल, अभी अभी उसको बताने से पहले आपको हम रटवा रहे हैं, एक भी कैपिटल टी दिखेगा अगर, तो उसी का कैरेक्टर शो होगा। कैपिटल टी मतलब लंबा, स्मॉल टी मतलब छोटा प्लांट, बस ये समझिए। तो कैपिटल टी किसी में भी आ गया तो स्मॉल टी का कैरेक्टर अपना शो नहीं कर पाएगा। स्मॉल टी तभी अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा जब वो पेयर में पाया जाएगा, लेकिन कैपिटल टी अकेला काफी है अपना कैरेक्टर शो करने के लिए। उसी को बोलते हैं डोमिनेसी प्रॉपर्टी, डोमिनेट क्या बोलते हैं। तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव, एलील कह सकते हैं। चलिए अब देखिए वही कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखो, ही कलेक्टेड सीड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, मतलब क्या क्या, फिर से देखते हैं। देखिए, ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ, इन्होंने क्या किया, टॉल को और ड्वार्फ को क्रॉस कराया। देखिए एक वर्ड समझा रहे हैं, to study the inheritance of one gene, he collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate plant of the first hybrid generation. This generation is also called the filial one generation. मतलब इससे जो क्रॉस हुआ जब, तो सारे क्या मिले, इनको टॉल मिले, और जब सारे टॉल मिले इसको ये कह रहे हैं F1 जनरेशन या फिलियल वन जनरेशन। ये क्या था, ये पेरेंटल जनरेशन था, ठीक है। अब क्या हुआ, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, नन वर डॉर्फ, यानी कि जो पहला जनरेशन था इसमें सारे टाल मिले, कोई ड्वार्फ नहीं मिला, ठीक है ना, याद रखेंगे। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स, सब ऐसे हमने टॉल और हाइट का लिया था, कलर का लिया, पॉड शेप, सबका देखा गया कि पहले जनरेशन में एक पेरेंट जो था, जैसे कि एक पेरेंट जो डोमिनेंट वाला था बाबू हम कह सकते हैं, उसी का कैरेक्टर शो हुआ बस। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वर नॉट सीन, दूसरे पेरेंट का नहीं दिखाई दिया, बस एक ही पेरेंट का हमेशा ट्रेट दिखाई दिया, ठीक है ना। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन था। अब क्या हुआ आगे, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, अब मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेटेड द tall F1 plant and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf। अब क्या हुआ कि जो पहले जनरेशन में इसमें मिले थे चारों, उनके आपस में ही क्या करवा दिया, क्रॉस सेल्फिंग करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो क्या मिला उनको, देखिए फिर पेरेंट स्क्वायर बनाइए, उसके बाद ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल की, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इन्होंने क्या मिला, कैपिटल टी टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी टी। अब देखो ध्यान से क्या मिला यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोचक चीज। अभी जो F1, ये कहलाया F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में सब क्या मिले थे, लंबे मिले थे। यहाँ पे देखो कैपिटल टी तो लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा। मैंने कहा अगर एक कैपिटल टी आ गया तो वो लंबा बनाने के लिए काफी है। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक ड्वार्फ भी मिल गया, क्या मिल गया, ड्वार्फ। तो हम कहेंगे कि हम क्या कहेंगे कि टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ यानी कि हम शॉर्ट प्लांट भी कह सकते हैं, इनका जो रेशियो मिला 1 मिला। तो हमें जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब मॉर्फोलॉजी की बात कर रही है, विजिबिलिटी की बात हो रही है। ऐसा कैरेक्टर जो हमें आंखों से दिखाई दे उनको हम कहते हैं फिनोटिपिक। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, देखो जैसे कि ये भी कफ का सिरप है, ये भी कफ का सिरप है, ये लेकिन मान लो कि अंग्रेजी दवाई है, मींस जो हम यूज करते हैं, ये मान लो आयुर्वेदिक दवाई है कि नहीं, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, लेकिन दोनों का काम सेम है। यानी कि ये भी लंबा, ये भी अगर 10 सेंटीमीटर का पौधा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन इनका कंपोजिशन अलग है। इनमें 2 डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। मैंने कहा जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव साथ में आएंगे तो डोमिनेंट वाला हमेशा अपना कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव वाला नहीं शो कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम कह सकते हैं क्या, जो फिनोटिपिक रेशियो मिला वो क्या मिला, 3:1। अब इसकी जीन लेवल, जीनोम की बात करेंगे, जीनोटाइप की बात करेंगे, तो देखिए टीटी और टीटी और टीटी, ये 3 तरह के मिले आपको। तो ये कितने मिले, 1 मिला, ये कितना मिला, 2 मिला, और ये कितना मिला, 1 ही मिला। तो इसका रेशियो आया 1:2:1, यानी कि टीटी कैपिटल टी टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका कितना, इसे बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू, यानी कि ये हम देख के नहीं बता सकते, इसके लिए आपको क्रॉस करवाना ही पड़ेगा और एक एक चीज देखनी पड़ेगी। जीनोटिपिक रेशियो मिला, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो मिला 3:1, 3 लंबे थे और 1 छोटा था, और जीनोटिपिक में आपको देखा 1:2:1 मिल गया आपको। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए इसको हम फिगर से आपको समझाते हैं जो इसमें एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देखिए यहां पे क्या दिया है, पेरेंट फीमेल मेल, इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो सारे के सारे क्या मिले, लंबे मिले, सब एक साइज के मिले।
चलिए ये बस इतना ही दिखा रहा है, आगे देखिएगा। Mendel then self-pollinated the tall F1 generation and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf the character that was not seen in F1 generation। वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिल रहा था अब देखने को मिल गया F2 में। इसको और बड़ा करें। The proportion of plant that were dwarf were 1/4 of the F2 plant while 3/4 of the F2 plant were tall। यानी कि मैंने कहा कि 4 में से 3 क्या थे, टॉल थे, और 4 में से 1 क्या था, ड्वार्फ था, वही कह रहा है। ठीक है, प्लांट वर टॉल, द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग कहने का मतलब क्या है कि जो टीटी है अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी जो आएगा 10 सेंटीमीटर लेंथ का ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि एक टी आ गया तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी 8 सेंटीमीटर ना, जो कैपिटल टी है वही स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला भी होगा। इसे कहा गया कि इसमें कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिली, छोटा था तो छोटा था, लंबा था तो लंबा था, कोई बीच वाला इंटरमीडिएट का नहीं मिला। याद रखेंगे इसको। That is, all the offspring were either tall or dwarf, none were of between height। Okay, similar results were obtained with the other traits that he studied, only one of the parental trait were expressed। यानी क्या रखना है कि सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा फर्स्ट जनरेशन में, जबकि दोनों का एक्सप्रेस होगा कब, दूसरे जनरेशन में। चलिए यहां पे देखिए, टॉल था, ड्वार्फ था पेरेंटल जनरेशन में, F1 में सारे टॉल हुए, इनका आपस में क्रॉसिंग कराया, तो फिर जब देखा क्रॉस कराया सेल्फ क्रॉस, तो F2 जनरेशन में 3 टॉल मिल गए और 1 ड्वार्फ मिल गया, बस वही है। चलिए, based on these observations Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations। तो इससे मेंडल को अब दिमाग में ये ठनका कि कुछ ऐसा है जो पास हो रहा है पेरेंट से प्रोजनी में, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, अपने जैसा दिखने में उसको मजबूर कर रहा है, अपने कैरेक्टर को शो करवा रहा है। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। और वो कैसे पास हो रहा है, गैमिट से, क्योंकि एक जो बच्चा है और पिता है उससे किस चीज का संबंध होता है। एक तरह हम बात करें तो पिता बस स्पर्म दे देता है, तो स्पर्म में आपको पता है स्पर्म्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मेल गैमीट होता है, ठीक है ना, जिसमें 23 क्रोमोसोम। तो पिता का एक बच्चे को बनाने में बस 23 क्रोमोसोम का दान होता है, लेकिन माता के तो पूरा एकदम समझ लो कहें जिंदगी ही होती है कि नहीं। इसीलिए बच्चों पे सबसे ज्यादा हक किसका माना जाता है, माँ का माना जाता है। कोर्ट में देखते हैं ना, जैसे अभी केस है शिखर धवन वाला, तो शिखर धवन और उसकी पत्नी अलग हो गए, तो लेकिन बच्चे, शिखर धवन बहुत अच्छा है, नेचर वाइज कैरेक्टर वाइज सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी पत्नी अच्छी नहीं है, ये सब पूरा दुनिया जानता है। लेकिन बच्चे का देख रेख के लिए किसको दिया गया, माँ को दिया गया, बाप को नहीं दिया गया। भले बाप अच्छा है, अब बाप से ये भी कहा गया तुम इतना पैसा, इसको इतना पैसा आपको महीने देना है, ठीक है ना, तो उसी के पास रख देते यार। लेकिन क्यों, क्योंकि यही रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन है कि पिता का बस स्पर्म दे दिया पिता, उसके बाद सारा देख रेख, पालन पोषण, 9 महीने तक पेट में रखना, ये सब समझ रहे हैं ना, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। ओके, He called these things as factor। उन्होंने तब उसका नाम जीन नहीं रखा गया था, उन्होंने इसको फैक्टर नाम दिया था। Now we call them as gene। बाबू याद रखना, फैक्टर एलील नहीं होते हैं, फैक्टर क्या है, जीन है। ओके, genes therefore are the unit of inheritance। genes क्या है, these are the unit of inheritance। They contain the information that is required to express a particular trait in an organism। gene which code for a pair of contrasting traits are known as allele। देखो, मैं कहूं कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कहोगे जीन। अब जीन, मान लो मैं कहूं जीजी है तो गोरा हो गया, अगर स्मॉल जीजी है तो काला हो गया कोई। अब हम कहें ये जो जीजी है अलग सेपरेट, ये क्या है बाबू, एलील है, ये सब क्या है, एलील। तो ये किसके लिए है, गोरा के लिए। तो अगर हम कलर की बात करें तो जीन आएगा, और अगर हम बात करें ट्रेट की, किसकी बात करें, कलर मतलब कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर की बात करते हैं किसकी, तो हम कहेंगे जीन। लेकिन ट्रेट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे एलील्स। क्या कहेंगे बाबू, एलील्स। तो ये समझ लो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। सिंपल सी बात है। चलिए, इफ यू यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, ठीक है ना, देन द कैपिटल
ये सब देखो क्या है, हाइट टी इज यूज्ड फॉर टॉल, ठीक है ना, स्मॉल टी की ड्वार्फ के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी आर एलिल फॉर ईच अदर, हेंस इन प्लांट द पेयर टीटी टीटी और टीटी। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट, चलिए ये सब बस वही बकवास बातें हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है। चलिए Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf plant pea variety, identical or homozygous TT respectively, TT and TT are called the genotype of the plant, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype। अगर हम tall और dwarf कह रहे हैं तो ये बात phenotype की हो रही है, लेकिन हम अगर ऐसे इसको शो करें TT स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है बाबू, ये सब है आपके जीनोटाइप। तो देखिए कैपिटल टी आया तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर आया टी स्मॉल टी तो हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने कहा एक ही काफी है लंबा करने के लिए, एक ही काफी है अपने आप को डोमिनेट करने के लिए अगर कैपिटल है तो। अब हमने कह दिया ये डोमिनेंट है, तो हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों जो एलील्स हैं वो अलग अलग हैं, एक क्या है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, एक ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक लॉन्ग के लिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ दोनों सेम है तो होमोजाइगस। और ये क्या हो गया, ये रिसेसिव है तो हमेशा रिसेसिव तो होमोजाइगस ही होता है, तो इसलिए हम होमोजाइगस नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये कभी हेट्रोजाइगस रिसेसिव होता ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी को रिसेसिव होना है तो उसको पेयर भी होना पड़ेगा और सेम होना पड़ेगा, तो हेट्रोजाइगस रिसेसिव जैसा कोई टर्म नहीं होता है। चलिए, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 heterozygote TT टू बी एग्जैक्टली लाइक द TT, उन्होंने देखा जो कैपिटल TT था और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, जो दोनों एक तरह कैरेक्टर शो कर रहे थे, मींस कि 10 सेंटीमीटर लंबा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। इससे उन्होंने कहा कि कैपिटल टी जो है वो अकेला काफी है किसी को डोमिनेंसी को शो करने में, स्मॉल टी का कोई रोल नहीं है। यानी कि अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया तो दोनों एक दूसरे से छुपे रहेंगे, मतलब कि कैपिटल टी ही अपना शो कर पाएगा, दूसरा वाला नहीं कर पाएगा। तो जो अकेले शो कर दे रहा है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। जो नहीं शो कर पाता है उसे बोलते हैं रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव एलील को अगर अपना शो करना है कैरेक्टर तो उनको पेयर में आना होगा, दोनों रिसेसिव जब साथ आएंगे तब उनका कुछ हो पाएगा। चलिए, ओके, रिसेसिव हो गया। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज कन्वीनियंट टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिस्टम टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो हम एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ऐसे यूज करते हैं सबको मतलब अगर मान लो हमको यूज करना है व्हाइट के लिए आपने W यूज कर लिया, वायलेट के लिए स्मॉल W यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए the TT plant is heterozygous for gene monohybrid, the TT plant is heterozygous for gene controlling one character height, it is a monohybrid and the cross between TT and TT is a monohybrid, इसको हम monohybrid cross कह दिए। From the observation that recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। कहने का मतलब क्या है कि मान लो जो ये है TT है, ये क्या था TT, तो इसमें से कहा कि एक जब क्रॉस हुआ दोनों का तो जो गैमीट बना तो यहां से T आया होगा और यहां से T आया होगा, तो ये दोनों आपस में एकदम अलग हैं, इनका अलग मतलब रोल है, इनका अलग रोल है, इनका अलग मतलब ये दोनों आपस में, कहने का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, सेग्रीगेट हैं। क्या है वो, सेग्रीगेट हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ध्यान सुनना, मींस ये अकेले आ रहा है इसमें से, ये अकेले इसमें से आ रहा है, सेग्रीगेशन। ध्यान से देखें, द एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड, एक एलील ट्रांसफर हो रही है। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ अ गैमीट कंटेनिंग आइदर एलील एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग। देखिए या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो कितना, दो लोग हैं, दोनों में से चांस कितना बना, 50-50%। वही कह रहा है सेग्रीगेशन का जो चांस है 50-50% होता है कि कौन एलील आएगा। चलिए आगे देखिए, सब कहानी है बाबू, बस देखते जाइए बस। In this way, the gamete of the tall plant have the allele T
and the gamete of the dwarf TT plant have the allele small t. During fertilization, the two allele T from one parent, say through the pollen, and T from the other parent, then through the egg, are united to produce zygote that have one T allele and one small t allele. In other words, the hybrid जो बताया मैंने आपको, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस पनेट स्क्वायर, ये सब पनेट स्क्वायर के बारे में क्या याद रखना आप यहाँ पे कि इट वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट, याद रखेंगे इसको। इट इज अ ग्राफिकल, यहाँ पे आपको पनेट स्क्वायर का क्या दिया हुआ है डेफिनेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं, याद रखना क्या, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। स्टेटमेंट में आ सकता है। तो हम पनेट स्क्वायर से एक्चुअल में उसका केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं ना, है ना, कि मतलब उसका हम क्या देख रहे हैं, उसको हम जीनोटाइप चेक कर ले रहे हैं आराम से। Okay, the possible gamete are written on two sides, usually the top row and left column, ये सब आपको पता है। चलिए, ये हमने पूरा अच्छे से बता दिया आपको, ये सब कुछ नहीं है बाबू, वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह रहा है 1/4 1/3 ये सब। चलिए हम यहां से अब आते हैं, हम हमारा जो टॉपिक शुरू होता है, चीजें जो है उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने इससे किया है, याद रखेंगे। चलिए यहां से देखिए, from the preceding paragraphs it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition, that is for example whether, अच्छा ठीक है बता देते हैं आपको इसको। देखिए, फ्रॉम द पनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू टीटी, ठीक है ना, 1/2 लीड टू टीटी, यानी कि यही कह रहा है कि जो टीटी था और जो टीटी था और स्मॉल टीटी था, इसमें 1 2 1 का आया था, तो हम कह सकते हैं ये क्या था 1/4, ये क्या था 2/4, 2/4 को काट के हम कह सकते हैं 1/2, और ये क्या था ये भी क्या था 1/4। तो वही कह रहा है कि कैपिटल टीटी वाला क्या था 1/4, ये क्या था 1/2, ये क्या था 1/4। दो द F1 हैव द जीनोटाइप ऑफ टीटी बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इज टॉल, ठीक है ना, एट F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल। जब हम F2 देखें, F2 में तो टॉल कितने थे बताइए, टॉल बोल रहे, फिनोटाइपिक बोल रहे हैं तो टॉल लिख दो, टॉल और ड्वार्फ, टॉल जितने थे 3 और ड्वार्फ कितने थे 1, ठीक है। Hence the character T और tall is said to be dominant, तो T को dominant कहा गया, ये ऐसे ये सब कुछ है नहीं, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे आइए, वही बात है, बार बार लिख रहा है बाबू, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। दिस लीड टू अ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल, और जिसमें से 1/4 टीटी है और 1/T क्या है, इनको जोड़ दो वही आ जाएगा। तो जैसे क्या है कि देखो 1/4 क्या था टीटी था, और क्या था 2/4 क्या था बोलो टी और स्मॉल टी था, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा, टॉल वाला। हम फिनोटाइपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, टॉल 3/4 क्या मिल जाएगा, टॉल मिल जाएगा, ठीक है, और 3:1 रेशियो, बट जीनोटाइपिक रेशियो कितना मिलेगा 1/, वही घुमा के बात कर रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनना है सबसे, इसलिए मैं स्किप किया था। 1/4 इतना रेशियो। अब देखो ये लोग कह रहे हैं 1/2 क्यों मारा, अबे ये क्या है 2/4 है, काटोगे तो क्या आएगा 1/2 ना आएगा चुट्टो, ठीक है। tt is mathematical condensable to the form of the binomial expression, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में रखा गया, ठीक है, क्या रखा गया देखिए ध्यान से, ax प्लस by का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान से देखो ax, ये मान लो, इसको x मान लो, इसको b मान लो, इसको y मान लो, तो फिर ये आया आपका क्या आया देखो ax प्लस by इंटू, इसको बार बार इंटू किया, फिर ये मतलब दोनों को इंटू किया ना, स्क्वायर तभी ना आया, अरे ax प्लस by, फिर आपको ये मिला। बकवास है, कुछ है नहीं, एकदम छोड़ दो, कुछ आएगा नहीं वहां से। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अब करते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या करते हैं बाबू, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है इसके समझने के लिए फिगर दिया एनसीईआरटी ने, यहां समझते हैं। देखो ये है होमोजाइगस रिसेसिव, जिसको हमने कहा स्मॉल w, ये है होमोजाइगस रिसेसिव, जिसको हमने कहा स्मॉल w, यानी कि वो अगर व्हाइट फ्लावर देख रहे हैं हम लोग तो वो रिसेसिव है, और अगर हम कह रहे हैं डोमिनेंट, अगर हम देख रहे हैं कैरेक्टर जो है वायलेट फ्लावर है, क्या है ये वायलेट फ्लावर है, कह रहा है ध्यान समझना कि जैसे कि हम
टेस्ट क्रॉस कराते हैं किसी भी आप मान लो कि ये पता है कि ये व्हाइट है तो पक्का रिसेसिव होगा। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं एक व्हाइट फ्लावर है, ध्यान समझना, व्हाइट फ्लावर है। चलिए मैं टॉल से समझाता हूं जो आपको बहुत इजी लगता है। देखिए मैंने कहा ड्वार्फ प्लांट है, क्या है ड्वार्फ, तो पक्का क्या होगा स्मॉल टी। लेकिन मैंने कहा टॉल प्लांट है तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों। अब मैंने मान लो कोई ये कह रहा है, ध्यान सुनना, पहला कंडीशन कि टॉल का ड्वार्फ से हम करा रहे हैं क्रॉस, ठीक है, टॉल का ड्वार्फ से क्रॉस करा रहे हैं। तो अब इसने ये नहीं कहा कौन वाला टॉल है, होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस, तो हमने क्या किया टीटी को इससे करवाया, तो हमें क्या मिल गया सारा बताइए, टीटी मिलेगा, टीटी मिलेगा, टीटी मिलेगा और क्या मिलेगा, टीटी मिलेगा, ये मिलेगा, बोलो यस। अरे टीटी फिर टीटी ये मिल गया, ठीक है। अब इसको रखे रहो। दूसरा केस क्या है, अगर हम माने टॉल, कौन सा टॉल, अब हम होमोजाइगस ले लें टीटी और टीटी, तो क्या मिलेगा, सबको पता है टीटी 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 टीटी। अब ध्यान समझो, तो वही कह रहा है कि हमें अगर जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है अगर उसका हमको जीनोटिपिक रेशियो पता करना है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। देखिए जैसे कि मैं फिर से सुनो ध्यान से, मान लो, अरे यार चला गया, चलो इसे हम समझाते हैं। देखिए ये वायलेट फ्लावर था तो पक्का इसका डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि याद रखो कैपिटल डब्ल्यू है तो वायलेट फ्लावर होगा और अगर कैपिटल स्मॉल है तो व्हाइट फ्लावर होगा। ध्यान से देखो इसको, तो ये कैपिटल डब्ल्यू है। अब इसको अगर इसको स्मॉल डब्ल्यू से करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इंटरमीडिएट आएगा सब। देखो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, लेकिन मैंने कहा कि एक ही कैरेक्टर शो करते सारे वायलेट मिल गए, सारे क्या मिल गए, वायलेट। लेकिन अगर हम करा रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले से इसका, तो हमको दो वायलेट मिले और दो व्हाइट मिले। तो अगर दो वायलेट और दो व्हाइट मिल गए तो हम कहें अच्छा, तो यानी कि ये ये जो डोमिनेंट वाला था ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू था। अगर एक को हमको व्हाइट नहीं मिला तो हम कहेंगे अरे ये तो पहला वाला जनरेशन वाला था, पेरेंटल जनरेशन वाला, इसमें सारे क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, सारे वायलेट मिलेंगे। तो ये है टेस्ट क्रॉस। हमको पता लगाना है कि जिसका हम क्रॉस करा रहे हैं वो उसका जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप को पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। चलिए ध्यान सुनिए, यहां पे जाते हैं, आपको एनसीईआरटी में ले आते हैं पीछे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देखिए therefore to determine the genotype of a tall plant at F2 Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant, this he called a test cross। यानी कि मान लो टॉल प्लांट दे दिया कोई, उसको हम किससे, ड्वार्फ से करा रहे हैं। किससे करा है, ड्वार्फ से। तो पहले कंडीशन में हमने टीटी का करा दिया, किससे, ड्वार्फ से, तो हमें मिल गया क्या, टीटी 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 टीटी। हम लोग जान रहे हैं ना ये टीटी है, लेकिन जब हमें ये मिला तब मेंडल ने कहा अच्छा ओहो, यानी कि कोई ड्वार्फ नहीं मिला तो पक्का ये कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट था, कैपिटल टीटी था। अब दूसरा उन्होंने क्रॉस कराया, देखिए टीटी वाले से, तो टीटी वाले से इसका कराया तो आपको तीन क्या मिल गया, लंबे मिल गए, एक ड्वार्फ मिल गए। तो कहा अच्छा ड्वार्फ मिल गया, यानी कि पक्का ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये हो गया, तो ये फिगर है टेस्ट क्रॉस के लिए। देखो अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, अगर चारों वायलेट मिल गए तो ये अननोन फ्लावर है। और ये ड्वार्फ बाबू पता है कि अगर देखो अगर रिसेसिव है तो वो एक ही होगा, मैंने कहा, लेकिन डोमिनेंट दो हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस भी होमोजाइगस भी। तो अगर व्हाइट फ्लावर है उसको हम, अगर व्हाइट है तो पक्का स्मॉल डब्ल्यू होगा, लेकिन अगर वायलेट है तो एक कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। तो अगर चारों दोनों में क्रॉस करने के बाद चारों अगर वायलेट मिल गए तो हम कहेंगे अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस। और अगर कह दिया कि दो व्हाइट मिल गए दो वायलेट मिल गए तो हम कहेंगे अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस, ठीक है। Based on his observation on monohybrid process, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid process. Today, these rules are called the principle of law of inheritance. इसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखते हैं क्या है, बहुत सिंपल सा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। जो कैरेक्टर है इसे कौन यूज कर रहा है, फैक्टर्स। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, तो फैक्टर को हम क्या करें, जीन आजकल कहते हैं, ध्यान से देखना। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर, यानी कि एक डोमिनेट करेगा दूसरे को।
The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid pause in the F1 and the expression of both, यानी कि law of dominance ये कहता है कि पहले F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट का ही कैरेक्टर शो होगा, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों का शो होगा। याद रखेंगे इस बात को। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बता चुके हैं हम, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2, F2 में दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। जनरेशन थ्रू वन ऑफ दिस इज नॉट सीन एट F1, जो F1 में नहीं देखने को मिला था। दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, यानी कि एक गैमेट सिर्फ उसमें से एक फैक्टर को रिसीव करेगा, एक एलील को रिलीज करेगा, मतलब रिसीव करेगा। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट। मान लो टीटी है तो इसमें से गैमेट क्या होगा, एक होगा, टी होगा, लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमेट दोनों हो सकते हैं, ये भी और ये भी। तो वही कह रहा है कि जो होमोजाइगस है पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर गैमेट निकालेगा, लेकिन हेटेरोजाइगस क्या होगा, वो दो तरह का गैमेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए, when experiments on peas were repeated using other traits in other plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents। हुआ क्या, ध्यान से देखना। मान लो भैंस करिया है बाबू, भैंस करिया है। अच्छा, कभी व्हाइट भैंस देखे हो क्या, देखे हो? नहीं तो भैंस नहीं, गाय का एग्जांपल लेते हैं। मान लो गाय है बाबू करिया, और जो सांड है जो उसको ऊपर कॉपुलेशन करे, मतलब उसके साथ कॉपुलेशन करेगा, वो मान लो व्हाइट है, और बच्चा जो पैदा व्हाइट एंड ब्लैक पैदा हो गया। देखो ध्यान सुनना, अब व्हाइट एंड ब्लैक हुआ तो हम कहें अच्छा ठीक है दोनों कैरेक्टर मैच कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि अगर व्हाइट है गाय और ब्लैक है सांड, तो जो उसका बछड़ा पैदा हुआ बाबू वो पिंक आ गया, ग्रीन आ गया, ऐसे कुछ आ गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चलो हम बात करते हैं कुछ। चलिए देखिएगा, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, और क्या है, स्मॉल टी। तो जो मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो या तो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए था, या तो 5 सेंटीमीटर का। ये हो गया बच्चा हमारे 7 सेंटीमीटर का। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को इन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, इसीलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हुआ क्या, ध्यान से देखो, जब पेरेंटल जनरेशन में रेड कलर का फ्लावर लिया गया और व्हाइट कलर का, रेड कलर के लिए RR यूज किया, इसके लिए RR, तो गैमेट एक आएगा, एक आया R आया, इसमें से R आया, फिर दोनों को आपस में कॉपुलेशन किया, तो जितने मिले, मतलब कि जितने भी आए क्या मिले, पिंक मिल गए, यानी कि RR मिलना क्या चाहिए था, रेड मिलता तो कहते लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन फॉलो नहीं किया, पिंक मिल गए, तो पिंक मिल गया। इसको हमने नाम दिया क्या, इसको हमने क्या नाम दिया बाबू, ध्यान से देखना, इसको नाम दिया गया हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसकी सेल्फिंग कराई गई पॉइंट स्क्वायर में, तो देखो RR मिला, R स्मॉल r, तो क्या मिला हमको, जो जीनोटिपिक रेशियो है वो तो 1:1 मिला, ठीक है, लेकिन फिनोटिपिक भी क्या मिल गया, 1:1, यानी कि इसमें से एक रेड थे, 2 पिंक और एक व्हाइट थे। इसको हमने कहा क्या, इसको हमने कह दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, ध्यान समझना। What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? To tackle this question, we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contain the information to express a particular trait in a diploid organism. There are 2 copies of each gene, that is, as a pair of alleles. Now, these 2 alleles need not always be identical, as in a heterozygous, one of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read। मतलब म्यूटेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बाबू जीन जो होते हैं उसके पास 2 एलील होते हैं, दोनों का अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है 2-3 मतलब लंबा मिल गया प्लांट में तो हम उसी से एक नियम थोड़ी बना देंगे कि डोमिनेंस सब डोमिनेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो जीन होता है उसका मेनली काम है आरएनए बनाना और आरएनए से प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन डिफरेंट बन सकते हैं, उसके हिसाब से कैरेक्टर होगा, बस सिंपल सी बात है। लेट अस टेक, ये पैरा बाबू किसी को समझ में आता होता नहीं है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझना। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। ठीक है, चलो हम एक जीन का एग्जांपल लेते हैं जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कम से कम 10-12 लोग ऐसे ही पूछने आए होंगे। नाउ there are 2 copies of this gene, the 2 allelic form, let us assume, as is more common, that the normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. Theoretically the modified allele could be responsible for the production of, देखिए नॉर्मल है, मान लो एक नॉर्मल एलील है,
नॉर्मल एलील क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम पैदा करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम पैदा कर सकता है जो कि बढ़िया से एफिशिएंट होगा। चलिए ध्यान समझे, नॉर्मल एंजाइम पैदा करेगा। चलिए अब देखिए कह रहा है कि ये नॉर्मल एलील में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, यानी कि कुछ भी हुआ, म्यूटेशन वगैरह मॉडिफिकेशन हुआ। अब क्या क्या चांसेस हैं, हो सकता है कि ये मॉडिफाइड जो एलील है वो जो मॉडिफिकेशन हुआ है उससे कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ा हो और ये नॉर्मल एंजाइम अभी भी रिलीज कर रहा हो या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट कर रहा हो। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो नॉर्मल एलील है, यानी कि जो नॉर्मल मतलब अनमोडिफाई हम कह रहे हैं, जो अनमोडिफाई है वो मॉडिफाई के बराबर ही काम कर रहा है, इक्विवेलेंट काम कर रहा है। देखो यस, अगर बात करें हम जो नॉर्मल था उसमें ऐसा चेंज हुआ कि अब जो एंजाइम रिलीज हो रहा है वो नॉन फंक्शनल है या तो ना एंजाइमर रिलीज नहीं कर रहा है। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, एक एलील है जो एक नॉर्मल एंजाइम पैदा कर रहा है, उसको हम अनमोडिफाई एलील कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनमोडिफाई एलील। अब उसको मॉडिफाई कर दिया गया, जब मॉडिफाई किया गया तो हो सकता है कि वो मॉडिफाई हुआ हो लेकिन फिर भी कोई फर्क ना पड़ा हो और वही सेम टाइप का एंजाइम पैदा कर रहा हो, तो हम कहेंगे ठीक है, इस केस में जो अनमोडिफाई एलील है वो मॉडिफाई के बराबर है। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो एंजाइम तो पैदा कर रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, या तो ऐसा होता है कि एंजाइम ही ना पैदा करे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका असर्शन रीजन क्या है। इन द फर्स्ट केस, पहला केस यानी कि जब नॉर्मल एंजाइम पैदा कर रहा है, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। क्वेश्चन बनता है कि एक एलील है वो नॉर्मल एंजाइम पैदा कर रहा है, अगर उसको मॉडिफाई कर दिया लेकिन फिर भी नॉर्मल या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट वो एंजाइम पैदा कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे वो कुछ मॉडिफाई नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना, कि जैसे क्या होता है ना, हमारे बॉडी में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं बाबू जो म्यूटेशन करते ही नहीं। चलो इसे बाद में बात करते हैं हम लोग। The modified allele is equivalent to the unmodified, पहला केस हो गया। दूसरा केस, that is it will produce the same phenotype trait, यानी कि phenotype में कोई चेंज नहीं कर रहा है, result in the transmission of substrate। such equivalent allele pair are very common, ऐसे एलील्स बहुत कॉमन है। but if the allele produces a non functional enzyme or no enzyme, दूसरा केस हो गया कि अगर नॉन फंक्शनल, या तो तीसरा केस नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। मतलब मान लो कि एक एंजाइम है हमारे बॉडी में पैदा हो रहा है जिससे हमारा फिनोटाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मान लो वो मॉडिफाई हो गया, अब जब मॉडिफाई हो गया तो अब हमारा जो फिनोटाइप है कुछ उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है ना, चेंज आएगा कि नहीं आएगा, मॉडिफाई होने से। अगर एंजाइम का फंक्शन, जैसे क्या है, सुनो फिर से सुनो, एक जैसे क्या है, एक एलील है हमारे बॉडी में एक सबस्ट्रेट बना रहा है जिससे कि एंजाइम बन रहा है। तो एक एलील है एक्स, एक एलील क्या है, देखो फिर समझाते हैं इसको। एक एलील है एक्स, इसे मॉडिफाई किया गया। जब मॉडिफाई किया गया बाबू तो देखा गया कुछ खास मॉडिफिकेशन है वो एक्स ही कहलाया, तो हमारे फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा, फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक्स को, इसी एक्स को देखो ध्यान से, मॉडिफाई करके वाई में कन्वर्ट कर दिया गया। ये वाई क्या करता है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम पैदा कर रहा है, नॉन फंक्शनल, और इसी को हम जेड में कन्वर्ट कर दिए तो ये अब एंजाइम ही नहीं पैदा कर रहा है। तो इन दोनों केस में हम कहेंगे फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, हमारा जो इसका इफेक्ट है चेंज हो जाएगा। वही कह रहा है बाबू कि ध्यान से देखो, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. The phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. तो phenotype किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो unmodified allele है, जब phenotype तभी चेंज होगा जब unmodified allele अपना कुछ काम करेगा। The unmodified functioning allele which represent the original phenotype is the dominant। तो dominant कह रहा है कि dominant कौन है, डोमिनेंट एलील कौन है, जो मॉडिफाइड है, वही चेंज कर दे रहा है बाबू। और क्या है, हेंस इन द एग्जांपल अबव रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल, यानी कि जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है और जो नो एंजाइम कर रहा है बाबू, उसी को हम कह दे रहे हैं रिसेसिव ट्रेट। याद रखेंगे इसको। अब आता है कोडोमिनेंस का केस। क्या आता है, कोडोमिनेंस। Till now we were discussing process where the F1 resemble either of the two parent, या तो or was in between, ठीक है ना। But in case of codominance, the F1 generation resemble both the parent. A good example is different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in the human beings. ABO blood grouping आज जैसे कि क्या हुआ, हमने देखा था कि टॉल, या तो F1 जनरेशन में तो टॉल होते थे और डार्क होते थे, ठीक है ना। और
लेकिन अब क्या होगा कि टॉल ड्वार्फ दोनों, यानी कि अब उसमें तो हम नहीं देख सकते, इसके लिए अलग एग्जांपल दिया हुआ है, यानी कि दोनों एलियंस अपना अपना डोमिनेंसी शो करेंगे, तो हम बोल दिए कोडोमिनेंस। देखिए इसका एग्जांपल के लिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बहुत अच्छा है। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जीन आई। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी दैट हैज सुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। मतलब ए होगा कि बी होगा कि ओ ब्लड ग्रुप होगा, इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीसी है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सुगर्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? सुगर, जो कंट्रोल करते हैं इसको। चलिए जो कि जिसको कंट्रोल कौन करता है? तीन तरह के एलियंस कंट्रोल करते हैं, आईए, आईबी, आईओ या आई कह देते हैं। The alleles IA, IB produce a slightly different form of the sugar, while allele I does not produce any sugar. Very important. जो IA है और जो IB है ये थोड़ा थोड़ा अलग तरह का सुगर जो है प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइटली डिफरेंट सुगर। लेकिन जो I है बाबू, नो शुगर, कोई शुगर नहीं रिलीज करता है इनके पास, इसीलिए एंटीजन होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B रेस्पेक्टिवली, इनके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, because humans are diploid organism, each person possesses any two of the three alleles। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हमने देखा अभी तक हर नॉर्मल कैरेक्टर के लिए कितने एलियंस होते हैं? 2, लेकिन यहाँ पे कितने एलियंस हैं? 3 एलियंस हैं। इसीलिए इसको हम मानते हैं एग्जांपल किसका? मल्टीपल एलेलिज्म। किसका एग्जांपल होता है ये? मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है ना, मल्टीपल एलीज। और ये कोडोमिनेंस का भी क्या है? एग्जाम्पल है। बोलो यस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ओके, डज नॉट प्रोड्यूस एंड व्हेन बी, देखो क्या हुआ, कह रहा है कि अगर आईए, मान लो पेरेंट्स, एक पेरेंट्स से आईए मिला, अब कह रहा है कि 3 एलील हैं, आईए, आईबी, आई। अब मान लो एक पेरेंट ये है, दूसरा पेरेंट है आईए, आईबी, आई। मान लो अब एक ही, अगर क्रॉस करा रहे हैं बाबू, तो इसमें से जब स्पर्म बनेगा तो एक ही आएगा। मान लो आईए आ गया, इसमें से भी एक ही आएगा। वही कह रहा है कि एक ही आएगा ना, एक लोग से। तो अगर पेरेंट से एक से आईए आया, दूसरे से आईए, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए। अगर आईए आया, आईबी आया तो ए बी। अगर आईए आया, आई आया तो ए। अगर आईबी आया तो आई आया तो ए बी। अगर आईबी आया, आईबी आया तो बी। अगर आईबी आया, आई आया तो बी। और अगर सिर्फ आई आया है तो ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि याद रखिए कि अगर ए अकेला है, मतलब ए अगर आई के साथ, आई कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, आई रिसेसिव है। अगर दोनों आई रहेंगे तो आई अकेला है, अगर ए आई ए तो ए ब्लड ग्रुप होगा। आई बी अकेला है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। आई और आई दोनों अकेले अकेले हैं, ध्यान समझना। यानी कि हम कहें आई ए और आई बी एक साथ हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर सिर्फ आई और आई दोनों एक साथ हैं तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, आईए आईए, आईए आई बी, ठीक है, आईए आई, आई बी आई बी, आई बी आई आई, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप देखने को मिले आपको। 6 जीनोटाइप। और कितने फिनोटाइप? 4 फिनोटाइप, ए बी, ए बी ओ। तो याद रखना ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप देखने को मिलते हैं? 6 जीनोटाइप। क्वेश्चन है यार नीट का, ये मार्क कर लेना। चलिए, Do you realize that the example of ABO blood group also provide a good example of multiple alleles? हाँ बाबू, बता दिया हमने। चलिए, तो multiple alleles है। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. याद रखेंगे, अब inheritance of 2 gene आने वाला है। Occasionally देखा गया, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seed is controlled by one gene. It has 2 alleles, B and B. Starch synthesis by BB. चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इट हैज 2 alleles, B कैपिटल B स्मॉल b, starch is synthesized effectively by BB homozygotes and therefore large starch grain are produced. In contrast, BB homozygous have lesser efficiency in starch and produce smaller starch grain. After maturation of the seed, BB are round and small BBs are wrinkled. Heterozygotes produce round seed and B seem to be dominant allele, but the starch grain produced are of intermediate size in the BB seeds. So, if starch grain side is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. Therefore, dominance is not an autonomous। कह रहा है कि अगर कैपिटल BB है,
स्मॉल बी भी है तो बढ़िया से स्टार्च होगा, उसमें स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली होगा। यहां पे क्या होगा, स्टार्च सिंथेसिस नॉट इफेक्टिवली होगा। इनका साइज क्या होगा, बड़ा, दाना बड़ा होगा। यानी कह रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी पी सीड की, तो हम मान लेते हैं कि अगर कैपिटल बी है, किसके लिए, देखो लिखा हुआ उसमें कंट्रोल बाई वन जीन, तो दो एलियस है कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी। अगर ये स्टार्च के लिए हम बात करते हैं, देखा गया कि अगर कैपिटल बी आ रहा है तो स्टार्च जो प्रोड्यूस हो रहा है इफेक्टिवली उसके अंदर फूड स्टोर हो रहे हैं और दाना बड़ा है। और स्मॉल बी है तो छोटा दाना, स्टार्च भी इफेक्टिवली नहीं हो रहा है और छोटे दाने हैं। और देखा गया कि स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस, और इंटरमीडिएट क्या है, छोटाई है उनकी। तो वही कह रहा है कि यहां पे भी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दो एग्जांपल हो गए पूरे एनसीईआरटी में। एक बाबू क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल बताइए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल एक क्या था जो आपने वहां पे देखा था, कौन सा प्लांट था, देखिए यहां पे फिर से आते हैं। इसका नाम तो मैंने बताना भूल गया आपको, इसका नाम स्नैपड्रैगन, बस हो गया है 2 मिनट। एंटीरिनम क्या है, एंटीराइनम, जो भी पढ़िए। तो स्नैपड्रैगन फ्लावर है बाबू, ये हमने देखा गया था इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। और दूसरा क्या था, स्टार्च सिंथेसिस वाला को डोमिनेंस का एग्जांपल हमने देख लिया, क्या, ब्लड ग्रुप। और मल्टीपल एलिज्म का भी देख लिया, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ठीक है ना। इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसके बाद से, यानी कि हमको मुश्किल से अब 1 घंटे का और वीडियो बनाना है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्लास है 12 बजे से। चलिए मिलते हैं, देखिएगा इसको, अभी तुरंत बीबू भैया इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।